नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय गुप्ता जी। नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड एक तरीके से डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो खाद्यान्नों के भंडारण की जो मॉडर्न सिस्टम है, जैसे साइलोज हैं या रेल के साथ कनेक्टिविटी है और बाकी जो सामान्य स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर उनका काफ़ी उनके पास कैपेसिटी है देश भर में अलग अलग जगहों पर। और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ मिल करके वो काम कर रहे हैं, नए साइलोज तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा एक कंसल्टेंसी का काम है उनका, जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाली इंश्योरेंस कंपनियां हो या कमोडिटी कंपनियां हो या उसमें जो निवेशक हैं या फूड कंपनीज हैं जो उसमें बिजनेस करती हैं, उन सबको तमाम तरीके की क्वालिटी से लेकर के वेदर फोरकास्टिंग से लेकर यील्ड असेसमेंट, उस तरीके का लंबी चौड़ी जो एक लिस्ट है जिसमें ड्रोन है, आईओटी है, एआई है, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको कंसल्टेंसी भी देते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है वो सिर्फ कमोडिटी तक सीमित नहीं है, कृषि क्षेत्र के जितने आयाम हैं उन सब में उनका एक दखल है, उनका काम है। आइए बात करते हैं संजय गुप्ता जी से। संजय गुप्ता जी, आपका रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, जो NCML नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो हरवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि NCML जो है एक तरह से कंपनी में एक बहुत बड़ा समूह है, हमारे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो NCML की शुरुआत आज से करीबन 20 साल पहले हुई थी और हमारा जो सबसे मुख्य उद्देश्य, जो प्राइमरी उद्देश्य था, वो था भंडारण सेवा प्रदान करना। जैसे आप जानते ही हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब ये जो कटाई के बाद जो लॉसेस होते हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो उद्देश्य ये था कि हम ऐसी साइंटिफिक स्टोरेज प्रोवाइड करें जिसपे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कर सके। तो 2004 में हमारी ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आए, हम भी नई नई चीज़ें, बिजनेस के आयाम अपने इसमें जोड़ते चले गए जी। तो अगर मैं आज की बात करूं, 2004 से 2023 का जो हमारा सफ़र रहा है, हम शुरू हुए थे एक भंडारण कंपनी की तरह, बट आज हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें भंडारण तो सबसे बड़ा है ही। और हम जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम भंडारण वही हुआ करता था जो हॉरिजॉन्टल स्टोरेज कहते हैं, जिसमें मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल या कोई भी एग्री कमोडिटी, वो गनी बैग्स में रखी जाती थी। आज हम FCI के साथ मिलके 7 जगह हमने साइलो बनाए गए हैं जिसमें 50,000 टन गेहूं साइलोज में स्टोर होता है। ये 7 साइलो हमारे 3-4 मुख्य राज्यों में फैले हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसमें रखने से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, जो नुकसान होता है कीट वगैरह से वो बहुत कम हो जाता है। और जो हैंडलिंग कॉस्ट होती है, जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं कि गनी बैग में भरना, फिर निकालना, फिर दोबारा भरना, वो सब कॉस्ट से सेविंग हो सकती है। इन सब साइलो लोकेशंस पे रेलवे कनेक्टिविटी है, तो ये सारा जो अनाज यहाँ पे स्टोर किया गया है ये रेलवे के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में पहुँचाया जा सकता है। तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी बहुत एफिशिएंसी आ जाती है और सेविंग्स होती हैं। तो ये हमारे जो 2 सबसे बड़े मुख्य बिजनेस हैं। उसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का एक बिजनेस है जिसमें हमारे पास 9 लैब्स हैं इस टाइम, जो इंडिया के विभिन्न राज्यों में हैं और वो वहाँ के लोकल जो सर्विस प्रोवाइड करती है जो कस्टमर्स को। अब इसमें हमारे सारी जो लैब्स हैं ये NABL से एक्रेडिटेड हैं, एपिडा, NABL, EIC, आप जो भी बोलेंगे वो सब, FSSI, ये सारे एक्रेडिटेशन हमारी लैब में हैं। तो हम कृषि और फूड यानी फार्म टू फोक अगर बोलते हैं तो उस पूरी वैल्यू चेन के कस्टमर्स को हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, सब तरह की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा उसके अलावा जैसे आपको बताया कंसल्टेंसी आपने बोला, आपकी तारीख में आज आप देख ही रहे हैं कि कृषि में अगर हमें भारत को विकास करना है तो फार्मर्स का, सब किसानों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको नई तकनीकों के बारे में बताना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना पड़ेगा। तो कंपनी ने एक डिवीज़न शुरू की थी। मैं आऊँगा उस पर। अच्छा, एक तो मुझे आप ये बताइए कि जो
कंपनी है वो नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से शुरू हुई, और जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हमारे जिसमें एनसीडीएक्स सबसे पहले कमोडिटी एक्सचेंजेस जो 2-3 आए थे, MCX, हाँ। एनसीडीएक्स और इनमें से एक, सो उसने वहाँ से शुरू किया उस तरह से। और इसके साथ अगर मैं जोड़ूं कि जब कमोडिटी का जो ये फ्यूचर ट्रेडिंग की बात थी, तो वहाँ पर एक सर्टेन क्वांटिटी का आपको फिजिकल डिलीवरी के लिए भी तैयार होना था, और उसी के आसपास जो है ये आपका WDRA जो आया, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसमें रजिस्टर्ड होना होता है गोडाउन्स को। एक तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो ये फैसिलिटीज़ हैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये एनसीडीएक्स की एक सब्सिडरी की तरह शुरू होकर अभी कंपनी का जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर किस तरह से है? हाँ, तो जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे जब कमोडिटी एक्सचेंजेस आई तो उसके लिए उनको 2 तरह की ज़रूरत पड़ी। एक तो कमोडिटी एक्सचेंज आने की वजह से लोग जो थे वो फिजिकली मटेरियल स्टोर करके अपना जो प्राइस रिस्क होता है कि दाम ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसको हेजिंग कर सकते थे। तो भारत में ये एकदम जोरों से व्यापार बढ़ा, लोगों ने मटेरियल को स्टॉक करना शुरू किया और उसकी वो जो प्राइस हेजिंग थी वो एक्सचेंजेस में कर लेते थे। दूसरा, जब आप एक्सचेंज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो फिजिकल डिलीवरी आती है उसको हैंडल करने के लिए उनको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था, और MCML की शुरुआत वैसे हुई। तो ये 2004 की बात है। जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद सफ़र बड़ा लंबा है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई। 2019 में हमने ये डिसाइड किया कि कंपनी का नाम बदल के नेशनल कमोडिटीज़ मैनेजमेंट रखेंगे। उससे पहले 2015 में फेयरफैक्स ग्रुप ने इस कंपनी को में एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा। 2015-16 की बात है ये। उससे पहले ये ICICI बैंक और राबो बैंक के पास थी। अच्छा। तो तब से ये हम अब एक फेयरफैक्स ग्रुप का पार्ट हैं इंडिया में जी। और हमारे आज की तारीख में करीबन 800 वेयर हाउसेस हैं अलग अलग जगह पे, और साइलो जैसे मैंने आपको बताया है, और उसके अलावा और बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। तो ये एक तो क्लैरिटी आपने दी कि किस तरीके से अब कंपनी चल रही है देश में। अगर हम बात करें कि ये फैक्ट है कि स्टोरेज एक बड़ा चैलेंज रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बड़ी परसेंटेज उसकी रही है, और फूड में अगर लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस माना जाता है। तो ये जो मॉडर्न साइलोज का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ने, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इसमें शुरुआत की कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है स्टोरेज हैंडलिंग का। बिल्कुल। तो ये पूरा जो नया मूव है देश में स्टोरेज का साइलोज के जरिए, न कि जो ट्रेडिशनल गोडाउंस हैं उनके जरिए, क्योंकि अगर हम देखें जो स्टोरेज को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहले भी आई लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो नहीं रहा अगर आप देखें। और फिर रूरल गोडाउंस का भी आया, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो ये जो नया जो सिस्टम है जिसमें आप हैं और भी कुछ कंपनियां हैं, तो इसमें ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है और आगे इसका फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे आपने कहा 7 जगह पर आपने शुरू कर दिया, तो आप लोगों का क्या प्लान है फ्यूचर में कि आपको कितनी जगह जाएंगे, कितना कैपेसिटी और आप लोग क्रिएट करेंगे? और बाकी ये एक तरीके का नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है देश में, जो कि सीरियस बिजनेसमैन हैं जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, उस तरह से आप कैसे देखते हैं? तो जैसे आपने कहा कि FCI जैसे पहले पुराना जो तरीके के जो वेयर हाउसेज या गोडाउन हुआ करते थे, गोदामों में माल क्या रखा करती थी, बट उसमें और कुछ जगह पे गोदाम ना होने की वजह से FCI को ओपन में भी रखना पड़ता था, जिसको ओपन पिन स्टोरेज कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का रहता है कि आपके नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब वो कीट और ये जो कीड़ों की वजह से भी हो सकता है, और अगर बारिश तूफान आ जाए तो उसमें भी सारा स्पॉइलेज होता है। तो उसका पहला सॉल्यूशन ये था कि जैसे विकास हो रहा है कि पहले वेयर हाउसेज बने, साइंटिफिक वेयर हाउसेज बने, अब ये साइलो आ गए हैं। साइलो में 2-3 चीज़ों की बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी सुविधा जो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेविंग की है, क्योंकि जो आप देखेंगे किसान के बारी जब गेहूं अपना मंडी में छोड़ जाता है, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको बैग करना, लेके आना, उसको रखना, और भंडारण के टाइम में बाद में फ्यूमिगेशन करना, ये सब करना, जब अनाज बोरी में बंद होता है तो दिक्कत होती है। साइलो में जो गेहूं रखा जाता है उसमें ये सब चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल करके रख सकते हैं तो आपका जो पेस्ट अटैक होता है वो भी आता नहीं है। तो इसमें बड़ा आसान है कंट्रोल करना, क्योंकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वीट रखा हुआ है। बाकी भंडारण में तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता।
तो अभी तक कंपनी ने इसमें 7 जगहों पे ये शुरू किया है, बट FCI का जो टारगेट है या उनका जो उद्देश्य है वो कि धीरे धीरे जो उनका मेजॉरिटी ऑफ स्टोरेज होता है, जो बल्क स्टोरेज होता है, उसको वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करें। तो उनका जैसे जैसे उनका आगे प्लान चलता जाएगा, वो नए नए स्टेट्स को कवर करते जाएंगे, हम भी उनके साथ साथ इसके भागीदार रहेंगे और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आएगी हम दोबारा उनके लिए ये बना के उनको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। अच्छा, ये हम लोग जब साइलोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि किसान मंडी में गेहूं लेके आया, अब वो सीधा साइलोज पे जाएगा, वेइंग होगा और वो साइलो में गेहूं चला जाएगा। जो इतना बड़ा पैमाने पर हमने स्टोरेज किया, उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है कि आपका 500, 550, 600 लाख टन तक जो है चावल होता है। और साइलोज के लिए गेहूं की तरफ देखते हैं, उसको अज्यूम करते हैं। आप जो इंटरेस्टिंग जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपने जिक्र किया, आप करते हैं कि चावल के लिए आप बिहार में बक्सर में एक उस तरीके का पायलट देख रहे हैं कि चावल को भी उस तरीके से स्टोर किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी तक ये मानता ये थी कि जो ये साइलो होते हैं, ये जो कोर्स सीरियल जिसको बोलते हैं, या तो मक्का बाजरा उनके लिए या गेहूं के लिए सूटेबल हैं। चावल के लिए इनको सूटेबल नहीं माना जाता। तो 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो क्या होता है कि चावल में थोड़ा अटैक ज़्यादा होता है पेस्ट का, और दूसरा है सबसे बड़ा कि ब्रेकेज का प्रॉब्लम है। जब इतना वजन पड़ता है तो नीचे का दाना टूट जाएगा, तो ब्रेकेज के प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से हमने FCI के साथ मिलके अपने 2 जो सब लोकेशंस हैं, कैमूर और बक्सर बिहार में, वहाँ पे 2 नए डिज़ाइन तरह के साइलो बनाए हैं जिसमें हम चावल रखेंगे। और एक ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह FCI देख रही है कि वहाँ पे रख के अनुभव लिया जाएगा कि 1 या 2 साल रख के देखते हैं कि उसमें क्या होता है। क्योंकि चावल में अगर आप रखेंगे ना, भंडारण में हर दफ़े जब भी आप रखते हैं हमेशा मॉइस्चर लॉस होता है। 1 से 2% तक मॉइस्चर लॉस हो जाता है, ताकि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर 100 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पोटेंशियली 1 और 2 मिलियन टन उसमें लॉस होने का चांस रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। तो ये साइलो में रखने से हमारी उम्मीद ये है कि शायद ये लॉस कम हो जाएगा। तो उसके वजह से ब्रेकेज के लॉसेस भी कम होंगे, हैंडलिंग चार्जेस तो मैंने जैसे आपको बताया है कि वो कम हो जाते हैं। तो ये एक पायलट है। अब मटेरियल, अब ये साइलो रेडी होने वाले हैं। जैसे ही मटेरियल रखा जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल FCI डिसाइड करेगी। अगर ये हुआ तो फिर तो ये इस साइलो प्रोजेक्ट को और जोर से पुश मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने जो प्लान बने हैं वो सब गेहूं के हिसाब से बने हैं जी। फिर ये चावल भी अगर आ गया तो ये तो फिर भारत में बहुत बड़ा पोटेंशियल हो जाएगा इस बिजनेस का। बहुत ज़्यादा साइलो लगे चाहिए होंगे। ये तो एक इसमें नया आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बाकी कंपनियों के लिए भी, अपने लिए भी। बाकी जो आपका बिजनेस है, जो फूड बिजनेस है, हाँ जी, उसमें जो आपके नेशनल एक्रेडिटेशन की जो लेबोरेटरीज हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे पास 9 लैब्स हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में हैं ये जी। 9। तो सबसे बड़ी जो हमारी लैब्स हैं वो हैं गुड़गांव में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है और विशाखापट्टनम में है। जी। उसके अलावा फिर हमारी जो लैब्स हैं वो हैं ऊंझा गुजरात में, कलकत्ता में है, इंदौर में है और बेंगलोर में है। तो ये लैब्स हैं। उसमें जो चेन्नई वाली जो लैब है वो FSSAI के साथ मिलके एक लैब बनाई गई है। उसमें जो इंपोर्ट होता है पोर्ट पे, वो सारे सैंपल वहाँ उसकी जांच की जाती है, उसी के बाद इंपोर्ट की परमिशन दी जाती है। तो ये जितनी लैब हैं ये सब में पूरे संयंत्र हैं, पूरे इनकी ये इक्विप्ड हैं किसी भी तरह की टेस्टिंग करने के लिए। तो इसमें जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग होती है वो होती है एंटीबायोटिक रेजिड्यूज या पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। तो इन सब लैब में इस बात की सुविधा है कि आप कोई भी इंपोर्ट मटेरियल हो या एक्सपोर्ट हो, वो आप टेस्टिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी रूटीन टेस्टिंग होती है वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और ये आज की तारीख में जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ रही है लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में, और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह बढ़ रही हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो उसके कारण से ये बिजनेस जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत जागरूक है कि जो अपने ग्राहकों को जो कंपनियां सामान दे रही हैं, जो प्रोडक्ट उत्पाद दे रही हैं, तो जो उस पर वो क्लेम कर रही हैं वही मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रोसेस फूड है, हाँ जी, और जो नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो सब उसमें आप लोग टेस्ट करके पेस्टिसाइड रेजिड्यू क्या है, या जो कैलोरी वैल्यू क्या है, या जो उसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है,
वो क्या है, तो और जो नॉर्म्स FSSAI के हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेफ्टी के अथॉरिटी का जो है, तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये इस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है टेस्टिंग कराने का, और सेफ्टी जो फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने में कंपनी ज़्यादा सीरियस हो रही है? या हम जैसे आपने बोला, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो यह है जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वही बहुत जागरूक हो रहा है, तो वो उसको एक तरह का एश्योरेंस चाहिए। और अभी आपने देखा है कि पिछले 4-5 साल से इंडिया में, भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग हुआ करती थी, वो ज़्यादातर आप देखेंगे फॉर्मल प्रोसेसिंग में जा रहा है, फॉर्मल सेक्टर्स में जा रहा है। अब जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको गुणवत्ता और इसका एश्योरेंस चाहिए होता था, तो उनके पास अपनी लैब्स भी होती हैं, बट उसी समय वो चाहते हैं कि बाहर की एक रेप्यूटेड एजेंसी भी उनके लैब को सर्टिफाई करे और बताए कि उनका प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बिजनेस, ये जो रिक्वायरमेंट है ये टेस्टिंग की, ये बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती रहेंगी जी। तो ये कुछ बड़े ब्रांड्स का नाम आप बताएंगे जो आपके साथ? हमारा जो एसोसिएशन है, अगर आप कोई भी एक बड़ा नाम लेंगे कंट्री में जो इस टाइम फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी आप पिज्ज़ा ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए, जो भी बनाने वाली कंपनियां हैं नंबर 1, जो FMCG की कंपनियां हैं, वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, या तो सप्लाई या बहुत से मार्केटिंग, कॉमर्स कंपनीज, अमेजन है, निंजा कार्ट है, ये सब है। इन सब का भी सप्लाई चेन में जो टेस्टिंग होती है वो काम हमारे पास आता रहता है। अच्छा, ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो क्रॉप रिस्क मैनेजमेंट की बात जब हम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज का, उसके लिए आप लोग जो नई टेक्नोलॉजी है, IoT है या ड्रोन है, सेंसर्स हैं, ये सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो ये कितना फिजिबल है अभी? और दूसरे, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये इनको आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? प्लस यहाँ एक मेरा पॉइंट है फार्मर्स का एंगल का। हाँ। क्योंकि ये कई बार बात आती है कि जो क्लेम का सेटलमेंट है, जो क्लेम का असेसमेंट है, वो फार्मर को फेवर नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को फेवर कर रहा है। डेटा का ईमानदारी से, एक ऑथेंटिसिटी को लेकर के कई बार सवाल होते हैं। तो और ये अक्सर जब बड़ी बात, कोई बड़ा नुकसान होता है फार्मर्स को, तो सवाल होते हैं, फार्मर कहता है हमें कम क्लेम मिला। इसको आप बताइए कि ये कितना साइंटिफिक है, इसको हम कितना संतुलित कह सकते हैं, और कितना फेयर है ये असेसमेंट का रिस्क जब होता है या क्लेम सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आप लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, एक उनके लिए आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो वो उसको किस तरह से देखें? देखिए जी, इसमें ऐसा है, जो ये मैंने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बताया, इसमें सब सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये सेंसर जो डेटा होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं। तो मतलब हमारा उसमें कोई रोल नहीं है कि हम उस डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकें। ये डेटा सीधा इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता है और एक फ्रीक्वेंसी पे जाता है, हर 1 घंटे में जा रहा है, आधे घंटे में जा रहा है, और हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा डेटा लेती है उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो कभी भी जाके उस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो उसमें छेड़छाड़ होना बड़ा मुश्किल है। बट आप सही कह रहे हैं कि जो पहले इंश्योरेंस हुआ करती थी, उसमें ये हुआ करता था कि अगर मौसम, बारिश इतना से ज़्यादा हो गया तो सबको इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपके खेत में नुकसान हुआ, बट अगर उस सेंसर के हिसाब से जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बट आज की तारीख में क्या हो गया है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, तो गवर्नमेंट पे, जो सरकार जो है या इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो लॉस असेसमेंट शुरू करती है। और लॉस असेसमेंट फिजिकल एक्टिविटी है कि आप उस एरिया में जाके, उस किसान के खेत में जाके, वहाँ पे एक एरिया में जाके एस्टिमेट करते हैं कि इसका कितना नुकसान हुआ है, और उसके हिसाब, उसी के अनुमान के हिसाब से इंश्योरेंस जो कंपनी है वो किसान के नुकसान की भरपाई करती है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फील्ड फोर्स है ग्राउंड पे, जो डेटा सेंसर्स के साथ आता है, उसके साथ एक्चुअल आदमी के जाके, किसानों के खेत में जाके उसको वेरीफाई कर सकता है कि कोई कहीं गलती ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए। तो हम ये दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस एजेंसी को। उसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो ये किए जाते हैं। बड़ी लाखों की संख्या में ये क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस हमारी कंपनी हर साल करती है। और ये क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये खाली इंश्योरेंस के लिए नहीं, यील्ड एस्टिमेशन के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं कि आप यील्ड जाके देखेंगे, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट ये तो स्टेट वैलिडेट करता है ना क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस। हाँ, बट उनके साथ हम, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती हैं, उनके भी आदमी होते हैं, तो वो साथ में किया जाता है। हम एग्जीक्यूट हम करेंगे, बट वो वैलिडेट करेंगे उसको। अच्छा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐप है, जिसमें जब भी कोई क्रॉप कटिंग एस्टिमेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसका पूरा जियो टैगिंग की जाती है, उसका पूरा वीडियो बनाया जाता है, और वो हमारे सेंट्रल सर्वर पे अपलोड है। मतलब अगर आप 4-3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी उसको डिस्प्यूट करेंगे, तो हमारे पे विजुअल प्रूफ या वीडियो प्रूफ रहता है कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया था और ये यहाँ किया गया था। और जियो टैगिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता कि खेत किसी का है और ट्रायल कहीं और हो जाए।
तो अच्छा, वो भी फैसिलिटी है। ये क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली आई थिंक टेक्नोलॉजी के मामले में एग्रीकल्चर अभी मोस्ट हैपनिंग सेक्टर है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एगटेक स्टार्टअप्स आ गए हैं और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे तो डुप्लीकेसी है ना। तो ये किसान के स्तर पर ये जो IoT है या AI है या मशीन लर्निंग है या आपका ड्रोन्स है, इवन ड्रोन्स भी जो है, उसकी अडोप्टेबिलिटी क्या है? किसान कितना उसको यूज़ कर पा रहा है? या अभी हम लोग ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जितनी एग्रीकल्चर में, वो हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो टेक्नोलॉजी कंपनी हैं वहीं तक सीमित है, या आप देख रहे हैं कि वाकई व्यावहारिक रूप से किसान इनको अडॉप्ट करने की दिशा में जा रहा है क्या? देखिए परवेज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, सब हैं, ये टेक्नोलॉजीज काम भी करती हैं, इफेक्टिव भी हैं। बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आप जानते ही हैं कि जो सब लैंड होल्डिंग छोटी होने की वजह से और नंबर ऑफ जो हमारे जो किसानों का संख्या है इस देश में करोड़ों में है, तो किसी भी कंपनी के लिए उस टेक्नोलॉजी को इतने लोगों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी पहले हुआ लिमिटेड स्तर पे इसका फैलाव हुआ, लेकिन अभी जो ये भारत सरकार ने नई स्कीम बनाई है ना FPOs की जी, मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ी आशा है कि ये FPOs अगर कामयाब हुए और जिसमें वर्चुअल कंसोलिडेशन हो जाएगा, लैंड होल्डिंग्स बड़ी हो जाएंगी, ग्रुप बन जाएगा फार्मर में, तब ये टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो जो फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए जिस स्तर तक वो पहुंचेगा। आज की तारीख में एक इंडिविजुअल फार्मर तक इसको पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है हर एक फार्मर का, और हेट्रोजेनिटी बहुत है, बहुत तरह का लैंड में वेरिएशन है। तो उसके कारण में हर एक फार्मर को उसकी नीड एड्रेस करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता किसी कंपनी के लिए। बट एक FPO हो गया जिसमें 250 एकड़ 500 एकड़ की ज़मीन अगर इकट्ठी हो गई, तब ये किसी भी कंपनी के लिए वायबल है कि वो इसमें इन्वेस्ट करे, वहाँ पे जाके सेंसर्स लगाए, डेटा फार्मर्स को दे, और जो FPO है वो सारे कलेक्टिवली उस डेटा के लिए, उस सुविधा के सर्विस के लिए पैसे भी दे सकते हैं। आज की तारीख में एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए इन सेवाओं को खरीदना थोड़ा मुश्किल है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है उसके लिए। मैं बड़ी FPOs में मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इस मूवमेंट को और ड्राइव करेगा और तेज चलाएगा। ये एक चीज़ देखिए कि जैसे आपने वेदर की बात की, अभी भी हम लोगों का लगभग 50% जो एरिएबल लैंड है वो मानसून के ऊपर रेनफेड है, हाँ। रेनफेड है। तो अभी नीति आयोग ने डाटा दिया, हम लोग जो एश्योर्ड इरिगेशन में 50% से थोड़ा आगे गए हैं, 1-2%, बट दैट इज ए ह्यूज एरिया। तो आप लोग वेदर फोरकास्टिंग में भी काम करते हैं, कुछ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी वेदर फोरकास्टिंग में आए हैं, और हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, वो भी काफ़ी उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी असेसमेंट को जो है हम अगर देखें तो। एक तो ये बताइए कि जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके बाद फिर जो आप जैसे लोग जो हैं उनमें किस तरीके का कामकाज में फ़र्क है? इस साल का जो मानसून का प्रेडिक्शन है उसको लेकर के आपका क्या आकलन है? देखिए साहब, इस पर ये जो मानसून को प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कोशिश की जाती है, उस पर बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स हैं, बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 2000 अगर आप 1870 से लेके 2019 तक देखेंगे, 1970 से लेके 2019 तक, तो करीबन जितने भी एल नीनो इवेंट्स हुए हैं, 23-24 एल नीनो इवेंट्स हुए हैं अभी तक, उसमें से 20 बारी ऐसा हुआ है कि बारिश कम हुई है, 5 बारी इवेंट हुआ है कि जब बारिश ज़्यादा हुई है। तो इस साल भी एल नीनो का साल है जी। तो जो एल नीनो की वजह से हमारी उम्मीद अब यही कहती है कि शायद मानसून जो है वो नॉर्मल से कम रहेगा। लेकिन 25 में से 5 बारी ऐसा भी हुआ है कि जो मानसून था वो एवरेज से या औसत से ज़्यादा रहा है। तो अभी हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मौसम ये वैसा वाला एल नीनो हो जिसमें मौसम बारिश ज़्यादा हो, लेकिन जो आसार आज की तारीख में लग रहे हैं थोड़ा डिले हो रहा है, उसके कारण से थोड़ी अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, और लग रहा है कि ये मानसून शायद थोड़ा कम रह सकता है। बट इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो 25 जून के आसपास निकल के आएगी कि ये एल नीनो कौन से वाला है, कम बारिश वाला है या ज़्यादा बारिश वाला है। और हम अभी महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसमें इसकी वजह से और प्रॉब्लम आ सकती है। बट हमें यही आशा है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, किसानों को भरपूर बारिश मिलेगी, पानी मिलेगा, ताकि उनका उत्पादन बहुत अच्छा हो सके और ग्राहक जो हैं उनको दाम ज़्यादा देने ना पड़े, महंगाई काबू में आए। एक मुझे ये बताइए कि अभी तक जो आपका जो NCML है उसका अभी बिजनेस कितना ग्रोथ चल रहा है? और अभी क्योंकि
आप लोग लिस्टेड कंपनी तो नहीं, नहीं हम listed है, नहीं तो आप नंबर डिस्क्लोज कर सकते हैं तो कीजिए, इट्स योर चॉइस। बट किस तरह से बिजनेस फैल रहा है, कितना आपके पास, कितने लोगों को एम्प्लॉय आपने किया हुआ है, क्योंकि आपका दायरा काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो एनसीएमएल जैसे हमने बताया इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड मीटिंग हुई है, अभी हमारा डेटा बस उसमें है, तो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा वो डेटा। लेकिन अगर अब मैं आपको अपनी संख्या बताऊं, जैसे करीबन कुछ आंकड़े देता हूं कि जैसे आज की तारीख में हमारे पे करीबन 800 गोदाम है और हमारे पे 22 लाख टन मटेरियल, रॉ मटेरियल भंडारण की क्षमता है। इसके अलावा 7 साइलों हैं और इन 7 साइलों की कैपेसिटी 3.5 लाख टन है। उसके अलावा जो अगर आप नंबर जो एम्प्लॉयज़ की संख्या देखेंगे, आज की तारीख में हमारी कंपनी में करीबन 1100 लोग काम करते हैं, जो मतलब जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उसमें फैले हुए हैं। और कंपनी है जो दर हर साल हम ग्रोथ होती है, हमारा बहुत सारा ग्रोथ जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो सरप्लस होता है वही स्टोरेज में आता है। जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, जो सरप्लस है, तो 2 साल से हम देख ही रहे हैं कि जो सरप्लस है वो थोड़ा कम हो रहा है, स्टोरेज कम है, स्टोरेबल जो सरप्लसेस थे कम थे। बट इस साल अभी तक जो चल रहा है वो लास्ट ईयर से अच्छी ग्रोथ चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो किसानों को जो कर्ज बांटा जाता है बैंकों से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में, हम वो देख रहे हैं कि वो कर्ज अब बढ़ रहा है और आज की तारीख में करीबन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए पूरे साल में डिसबर्स हुए हैं। तो जब ये डिसबर्स होते हैं, ये कर्ज दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट मटेरियल जो एक कोलेटरल की तरह रखा जाता है, वो मैनेजमेंट भी हम करते हैं। तो हम उस बिजनेस में भी भारी तरक्की देख रहे हैं और जो सरकार का एम्फेसिस है कि इस एग्रीकल्चर का रेट को बढ़ाया जाए, तो उसके कारण भंडारण जो बिजनेस है, स्टोरेज बिजनेस है, कोलेटरल मैनेजमेंट बिजनेस है, मेरे हिसाब से आगे आगे बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, एक 2 सवाल मेरे हैं इसमें। एक तो ये है कि जो एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट्स की भूमिका काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वो जो सामान्य उत्पादन प्रक्रिया को अगर हम छोड़ दें, प्राइस फिक्सिंग को छोड़ दें, प्रोक्योरमेंट को छोड़ दें, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें खासतौर से टेक्नोलॉजी की वजह से और फाइनेंस की वजह से, और जो फिनटेक का जो रोल है वो भी बढ़ रहा है। एडटेक और फिनटेक दोनों रूरल में और एग्रीकल्चर में उनका तेज़ी से विस्तार हो रहा है। तो एक तो ये बताइए कि जो कॉरपोरेट का जो भूमिका है एग्रीकल्चर में, या उनका जो उन्हें जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है अब एग्रीकल्चर में, वो किस तरीके का फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे हम जानते ही हैं कि जैसे जो कृषि है, इसमें क्या होता है कि लागत जो होती है किसान की उसी दिन से लगनी शुरू हो जाती है जिस दिन से वो अपने खेत जोतने की तैयारी करता है, और इसका जो रिटर्न्स उसको आते हैं वो तब आता है जब उसकी फसल कट के बिक जाती है, और उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप को फंड करने के लिए क्रेडिट या जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तभी फार्मर जो किसान है वो जो इनपुट्स होते हैं उस पर इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज की तारीख में। पिछले 2 सालों से जो अच्छे कमोडिटी के रेट रहे हैं उससे थोड़ी किसान की भी हिम्मत बढ़ी है। किसान भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है इनपुट्स में, बढ़िया सीड ले रहा है, बढ़िया फर्टिलाइजर ले रहा है, बढ़िया पेस्टिसाइड। अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो ये जो है ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे अब पहले अगर आप देखेंगे, पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जो रूरल एरियाज में लोन बांटते थे, वो ज़्यादातर कंजम्पशन क्रेडिट होता था, मतलब आपको कंज्यूम करना है उसके लिए लोन दिया जाता था। अब धीरे धीरे कृषि में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की बात आने लग गई है कि आप इसको व्यापार में पूंजी लगाने के हिसाब से देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये व्यापार और ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जैसे धीरे धीरे अभी किसानों में भी, जैसे आप और हमको जब लोन लेना होता है तो सिबिल होता है, आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। किसानों के लेवल पे ये नहीं था, बट वो भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। उसके बाद ये मार्केट और मैच्योर होगी और बढ़ेगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा सेंसिटिव विषय भी है, तो जो सरकार की नीतियाँ हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, या उसमें जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या फार्मर्स के वेलफेयर को लेकर के, उनकी इनकम एनहांसमेंट वगैरह के लिए, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जो सरकार जो नीति रही है वो इसी तरह से रही है कि जो किसानों का हक है या किसानों का जो नुकसान ना हो। तो जैसे आपने देखा लास्ट ईयर कि कुछ चीज़ों में जब लगा कि प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंजेस में बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर बैन लगा दिया। कुछ चीज़ों पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, क्योंकि जब महंगाई बहुत बढ़ने लग गई थी, गेहूं में हमने देखा रेट बढ़ने लग गए थे और चावल में बढ़ने लग गए थे, कुछ कंट्रोल किया जाए। तो सरकार का काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको दोनों तरह के इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है, कंज्यूमर्स का और फार्मर्स का। तो मुझे लगता है कि और सरकार दूसरी तरफ से कंटिन्यूस MSP बढ़ा रही है टू एंश्योर कि जो फार्मर है अगर वो खेती करता है तो उसको एक उचित
रिटर्न अपने काम का मिलना चाहिए। लेकिन ये आप जैसी जो कंपनियां हैं उनके लिए कई बार जो सडन डिसीजन होते हैं सरकार के, जो अनप्रडिक्टेबल है कि आपने तो उसका अनुमान नहीं लगाया लेकिन फैसला आ जाता है, तो वो आपके जैसे काम करने वाली कंपनियों को सीधे प्रभावित करते हैं कई बार। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे हर एक कोई एक्सपेक्ट करता है और चाहता है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, उसमें एकदम सडन चेंजेस नहीं होनी चाहिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो जाए। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है इंडस्ट्री के लिए, जैसे सडनली एक्सपोर्ट बैन का डिसीजन हो जाता है या स्टॉक लिमिट का डिसीजन आ जाता है या कमोडिटी एक्सचेंजेस पे कुछ कमोडिटीज को बैन कर दिया जाता है। बट वो हमें वो एक हमारा एक जरिया है देखने का, नज़रिया है हमारा उसकी तरफ देखने का। पर सरकार की आई थिंक मुश्किलें और जो कंपल्शंस हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सबको बैलेंस करना पड़ता है। बट एज ए बिजनेस हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी इज बेटर फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टर्स तभी डालते हैं जब पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो। तो वो एक कंसर्न है। बट जैसे आपने बताया कृषि एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो सरकार की दुविधा हमसे कहीं ज़्यादा है। सो NCML का फ्यूचर रोड मैप क्या है? सीधे NCML का जैसे आपने आपको बताया कि शुरुआत हुई थी भंडारण से, हम बिजनेस जुड़ते चले गए, आज हम करीबन 5 तरह के बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा आगे जाने का प्लान है वो ये है कि हम एगटेक में और ज़्यादा घुसना चाहते हैं। जैसे आपने बताया नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और हमारा कनेक्ट बहुत ज़्यादा है फार्मर्स के साथ। हमारे 1100 लोग फील्ड में हैं, फार्मर से रोज़ ना कोई ताल्लुक पड़ता है, हमारे वेयर हाउस पे कोई ना कोई किसान रोज़ आता है मटेरियल लेने छोड़ने। तो हमारा जो कस्टमर कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी हो, अगर उसको किसानों तक पहुंचाना हो तो हम उसको बहुत तेज़ी से पहुंचा सकते हैं, बहुत एफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा कि जो कंसल्टेंसी और एग्रीटेक है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको किसानों तक इसको बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाए। तो ये हमारा मेन मोटिव है। बाकी जो एफिशिएंसी है, नए नए प्रयोग चलते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो वेयर हाउसेज में माल पड़ा है उसमें नुकसान ना हो, फंडिंग अच्छे रेट पे हम कर पाएँ, किसानों को टाइमली कर पाएँ, टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो अभी डिले होती है मटेरियल आने के बाद किसानों को दाम मिलने तक, उसको छोटा किया जाए, दिनों से उसको घंटों में लाया जाए। तो वो सब चीज़ें चलेंगी। बट जो एग्रीटेक है उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भविष्य है और कंपनी इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहती है। तो संजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने NCML को लेकर के कैसे कंपनी शुरू हुई, क्या काम कर रही है, भविष्य की क्या प्लान है, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।